हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप लोग बहुत कामली बैठ के इस टॉपिक को समझिए और क्लियर कीजिए अपने कंसेप्ट, क्योंकि चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक दोनों एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरी यूनिट ही इम्पॉर्टेंट है, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन वाली, पर इस टॉपिक से भी ये मान लीजिए एवरी ईयर एक क्वेश्चन रहता है, बोर्ड्स में भी और नीट में भी। टॉपिक क्या है? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक थियरी वाला पार्ट और दूसरा न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। हम एक वीडियो में थियरी वाला पार्ट करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो PYQs हैं लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, और दूसरी वीडियो में हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे और वहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। पर आप ध्यान से इसको कामली बैठ के सुनिए क्या कह रहा है ये टॉपिक। तो इसमें टॉपिक में डीप जाने से पहले आप दो चीज़ें सीखें। पहले एक तो ये चीज़ कि हार्डी एंड वेनबर्ग जो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया है, वो एक ऐसी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ मतलब एक थियोरेटिकल सिचुएशन है। ये ऐसी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है कभी भी। ये कहना चाह रहे हैं कि वो पॉपुलेशन जिसमें कभी कोई इवोल्यूशन हुआ ही ना हो। तो ये तो ऐसे होगा जैसे एक कमरे में आपने एक पॉपुलेशन को बंद करके, चाहे वो प्लांट की पॉपुलेशन मान लो, आप किसी एनिमल की मान लो, ह्यूमन बींग्स की मान लो, बंद करके एक रूम में आपने उसको लॉक कर दिया हो। ना कोई वहाँ जा सकता है, ना कोई वहाँ से बाहर आ सकता है। तभी मान सकते हैं हम कि कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, उनको कोई एक्सपोजर नहीं मिल रहा। एक चीज़ तो ये कि इट इज़ अ थियोरेटिकल सिचुएशन, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दूसरा, जिस चीज़ के बारे में अब एक चीज़ और जान लो आप, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपके जेनेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीन क्या है, एलील्स क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो इसी में हमने एक डेफिनेशन भी साथ साथ आपको सिखाने की कोशिश की है जीन फ्रीक्वेंसी की। जीन फ्रीक्वेंसी इज़ द फ्रीक्वेंसी विद विच अ पर्टिकुलर अलील अकर्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में पर्टिकुलर अलील अकर करने का मतलब क्या है? जीन या अलील का एक पॉपुलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी को हम देख रहे हैं, तो उसका मतलब हम क्या देख रहे हैं? हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं। सपोज कीजिए आप कह रहे हो कि मैम मेरे अंदर बात करो जीन की, मेरे अंदर बात करो अलील्स की, तो कैसे आप देख सकते हैं? आप देखो, अपने कैरेक्टर्स देखो, अपना स्किन का कलर देखो, हेयर कलर देखो, आई कलर देखो, स्किन टेक्सचर देखो, हेयर टेक्सचर देखो, फीचर्स देखो। ये सब चीज़ें कैसे डिजाइंड है? ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? जीन्स ही तो लेके आती है ये इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके। तो अलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ही तो देख रहे हो एक पॉपुलेशन के अंदर। तो समझ में आई बात? अलील फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसका देखेंगे क्या क्या कहता है ये एक्चुअल में, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है। ये 3 पॉइंट्स, हमने इसकी थ्योरी को 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। एक एक पॉइंट लेंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अलील फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में कांस्टेंट और स्टेबल है जनरेशन टू जनरेशन। कैसे? इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए ज़रा, यहाँ पे मैंने एक पॉपुलेशन ली है फ्लावर्स की, और मैंने कहा फ्लावर्स की पॉपुलेशन मतलब एक गार्डन है, उसके अंदर फ्लावर्स खड़े हुए हैं। हमने उसमें से 100 फ्लावर्स को कंसीडर कर लिया, और उन 100 फ्लावर्स को कंसीडर करने के बाद मैंने आपको कहा उनमें से 60 फ्लावर्स वाइट कलर के हैं और 40 फ्लावर्स पर्पल कलर के हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या है फ्रीक्वेंसी वाइट और पर्पल फ्लावर्स की, तो आपने बोला मैम 60 ये हैं, तो फ्रीक्वेंसी आ गई वाइट और पर्पल फ्लावर्स की 3:2 एक पॉपुलेशन में, जो हमारे सामने अभी है। अभी मैंने आपसे बोला, हम फिर से वहाँ पे गए अगले साल, उसी गार्डन में हम अगले साल गए, और मैंने आपको फिर से बोला कि काउंट कीजिए फ्लावर्स, तो आपने बोला मैम ये तो 400 है इस बार। तो मैंने बोला हार्डी-वेनबर्ग के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 400 में तुम्हारे हिसाब से
कितने फ्लावर्स वाइट होने चाहिए, कितने पर्पल होने चाहिए, क्योंकि ये हम हार्डी वेनबर्ग तो क्या कह रहा है कि ये डिस्टर्ब ही नहीं होगा। जैसा 100 की पॉपुलेशन में रहा है वाइट और पर्पल फ्लावर्स का रेशो, वैसा ही 400 की पॉपुलेशन में रहना चाहिए वाइट और पर्पल फ्लावर का रेशो। तो अगर हम 400 की बात करें यहीं पे, तो कैसे निकालेंगे 400 में से? मल्टीप्लाई कर दो 400 में, मतलब हमारा जो टुकड़ा था उसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुना हो गया है ना, 100 का 4 गुना हो गया 400, तो 60 into 4 तो कितना हो गया 240, और दूसरा कितना हो गया 160। तो मतलब क्या निकल के आया हमारे पास निकल के आया कि 400 की पॉपुलेशन में भी सेम रेशो है वाइट और पर्पल फ्लावर्स का, 240 वाइट फ्लावर्स हैं और 160 पर्पल फ्लावर्स हैं। और इस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन इस गार्डन के फ्लावर्स हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? दोबारा से सुन लो, एक बार समराइज कर देते हैं कि हार्डी वेनबर्ग क्या कहते हैं कि एक पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसी स्टेबल और कांस्टेंट रहती है। फिर से बता रही हूँ मैं, अलील फ्रीक्वेंसी मतलब कैरेक्टर। तो अलील फ्रीक्वेंसी को मैंने समझाने के लिए आपके लिए एक पॉपुलेशन ली फ्लावर्स की, एक गार्डन के अंदर हमने पहली बार देखा था वहाँ 100 फ्लावर्स थे, नेक्स्ट सीजन में उनसे पैदा होके 400 फ्लावर्स हो गए। वहाँ पे 60 और 40 का रेशो था वाइट और पर्पल का, और अब कितना है, अभी 240:160 हो गया है हार्डी वेनबर्ग के प्रिंसिपल के हिसाब से। ये बात समझ में आ गई? पहली चीज कांस्टेंट रहना, स्टेबल रहना अलील फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब क्या है? अभी उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या था? द जीन पूल। जीन पूल का मतलब क्या है? टोटल जीन्स एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? टोटल जीन्स मतलब 100 लोग हैं, 100 फ्लावर्स हैं, उनका टोटल नंबर ऑफ जीन्स और उनके टोटल नंबर ऑफ अलील्स को मिला के हमने क्या बोल दिया? जीन पूल। वो कांस्टेंट रहता है, मतलब फिर से वही, उस पॉपुलेशन में कुछ चेंज नहीं आ सकता, कोई चेंज नहीं आ रहा है उस पॉपुलेशन के अंदर। इवोल्यूशन का मतलब यही तो है, चेंजेस आए धीरे धीरे और चीज़ें बदल गई, तो इसी को तो हमने इवोल्यूशन बोला है। तो इसी का मतलब क्या हुआ? जीन पूल का मतलब भी तो यही हुआ कि कांस्टेंट है वहाँ सारी चीज़ें। तीसरा क्या है? तीसरा, सम टोटल ऑफ अलील फ्रीक्वेंसी इज 1। सम टोटल ऑफ ऑल दी अलीलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पॉपुलेशन इज 1। इसको हम वो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में ज़्यादा क्लैरिटी से ले लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। हार्डी वेनबर्ग ने क्या कहा ये तो हमने जान लिया। अब हार्डी वेनबर्ग की चीज़ों को अपोज भी तो करता होगा कोई चीज़, क्योंकि मैंने बोला ये तो एक थियोरेटिकल सिचुएशन है, ये पॉसिबल होना इतना आसान नहीं है, इसमें तो चेंजेस आएंगे। इसको कुछ कोई तो चीज़ है जो हार्डी वेनबर्ग के लॉ को डिस्टर्ब करेगी। तो क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं, आइए। अभी मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। क्या क्या? एक में मैंने बोला है कौन सी 2 चीजें हैं जो हार्डी वेनबर्ग के लॉ को मेंटेन करवाएंगी, और कौन सी 5 चीजें हैं जो हार्डी वेनबर्ग के लॉ को डिस्टर्ब करती हैं, उसके प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करती हैं, हार्डी वेनबर्ग के जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? जो पहले 2 चीज़ वो देखते हैं जो मेंटेन करवाती है इसको। पहला क्या है? रैंडम मेटिंग। इस बात का मतलब क्या है? कोशिश करते हैं आपको समझाने की। रैंडम मेटिंग, सपोज कीजिए ये एक पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं, ये पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं। इस पॉपुलेशन में जो मीटिंग हो रही है 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, वो ऐसे ना हो कि ये वाला इंडिविजुअल बस इसके साथ मीटिंग कर रहा है, या सिर्फ इस एरिया में मीटिंग हो रही है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, यहाँ पे, और यहाँ बाकी पॉपुलेशन ऐसे ही पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि मीटिंग जो है वो इस पॉपुलेशन में कहीं से भी कैसे भी हो सकती है। यही चीज़ हार्डी वेनबर्ग के प्रिंसिपल को मेंटेन करवाएगी कि मीटिंग कहीं से भी कैसे भी हो सकती है। दूसरी बात जो बताई गई है वो बताई गई है कि ये लार्ज पॉपुलेशन में होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हार्डी वेनबर्ग का जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है? लार्ज पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन अगर छोटी हो गई, फिर वही बात, पॉपुलेशन छोटी हो गई का मतलब तो यही हुआ कि मीटिंग जो है बिल्कुल इतने से एरिया में हो रही है, इसका मतलब हम सिर्फ इसी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। बट हार्डी वेनबर्ग किसके बारे में बात कर रहा है? पूरी लार्ज पॉपुलेशन के बारे में। तो 2 चीज़ें जो हार्डी वेनबर्ग के
प्रिंसिपल को मेंटेन करवा रही हैं, या तुम कह सकते हो ऐसी दो सिचुएशंस जिनसे हम कहते हैं इससे ये चीज़ मेंटेन रहेगी, इस पॉपुलेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इसके जीन पूल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो है रैंडम मेटिंग और दूसरा है लार्ज पॉपुलेशन। इसको प्लीज़ ध्यान दे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस आया है, क्वेश्चन नीट में आए हैं इस चीज़ को लेकर के कि कौन सी चीज़ है जो हार्डी-वीएनबर्ग में नहीं आएगी, या फिर ऐसे आया है कौन सी चीज़ है जो हार्डी-वीएनबर्ग इक्वेशन में आती है, तो वहाँ पे 3 दे दी हैं, एक अलग दे दिया। तो ये अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कौन से फैक्टर्स हैं विच डिस्टर्ब दी हार्डी-वीएनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। कौन से फैक्टर्स हैं? नीचे से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन आपको पता है, डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन अगर किसी पॉपुलेशन में होगा तो वहाँ पे हार्डी-वीएनबर्ग का प्रिंसिपल उस पॉपुलेशन पे नहीं चलेगा। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब तो चेंजेस है कि एक पॉपुलेशन में से कुछ चीज़ें रह गई, बाकी ख़त्म हो गई, तो वैसा तो नहीं रह गया, कोई भी चीज़ वैसी तो नहीं रह गई जैसे पहले थी। उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमको पता है कि ये भी चेंजेस लाने के लिए होता है, इसका मकसद ही यही है, चेंजेस लाना किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। तो ये भी नहीं हार्डी-वीएनबर्ग के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तीसरी चीज़ हो जाती है हमारे पास म्यूटेशन। म्यूटेशन हमें पता है चेंजेस इन द डीएनए, तो ये तो वर्ड ही, नाम ही पता चल रहा है चेंजेस। ह्यूगो डी वेरीज ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था म्यूटेशन का, तो ये तो चेंजेस है। हार्डी-वीएनबर्ग का तो मतलब ही यही है, नो चेंजेस नो इवोल्यूशन। तो क्लियर हो गई ये वाली बात कि ये 3 चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन। अब हम चौथी चीज़ पे आते हैं जो सबसे पहले लिखी हुई है यहाँ पे, जिसमें है जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो क्या है उसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। आइए ज़रा, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन एक ही बात है, पहले समझ लो जीन माइग्रेशन क्या है। मैंने फिर से बोला है, जीन का एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब इंडिविजुअल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जो इसके अंदर जीन है वो जीन को खुद जा रहा है, तो जीन भी तो जा रही है उसके साथ। तो जब भी आप जीन को लेके आपके दिमाग में कुछ ऐसे पंचायत आए तो उसको बोलो कि नहीं, जीन मतलब इंडिविजुअल। जीन माइग्रेशन की मतलब बात कर रही हूँ तो मैं इसका मतलब यहाँ किसी ऑर्गेनिज्म के माइग्रेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन है एक पॉपुलेशन, ये दूसरी पॉपुलेशन है, दोनों आराम से रह रही है, बट अचानक से या किसी वजह से या प्लान के तहत एक ऑर्गेनिज्म इस वाली पॉपुलेशन से इसमें शिफ्ट हो रहा है। यही जीन माइग्रेशन है। माइग्रेशन वर्ड से ही पता चल रहा है, चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ले लेना, चले जाना। तो जीन माइग्रेशन ये चीज़ क्या करेगी? अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 थे ये, अगर ये ना इधर जाता तो ये रहता हार्डी-वीएनबर्ग के प्रिंसिपल में, उसके लॉ में। अब 5 में से एक इधर चला गया, 4 आ गया, तो चेंज आ गया ना, बदलाव आ गया ना। इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अब जीन फ्लो क्या होता है? ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन जब मल्टीपल टाइम्स हो तो उसी को जीन फ्लो बोल देते हैं। यहाँ से अभी 1 गई थी बीटल, इधर 2 चली जाए, 3 चली जाए, 4 चली जाए, बार बार रिपीटेडली, तो ये ही क्या कहलाएगा? जीन फ्लो। तो सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट रहती। अगर यहाँ से ये इधर ना गया होता तो ये हार्डी-वीएनबर्ग को फॉलो कर रहा होता, बट ये तो चला गया ना इधर, तो ये तो हार्डी-वीएनबर्ग के प्रिंसिपल से बाहर निकल गया। तो हमारे पास क्लियर कट अब आइडिया है कि जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन क्या है, और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हार्डी-वीएनबर्ग के जेनेटिक इक्विलिब्रियम को, और ये उन फैक्टर्स में आते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या था? नेक्स्ट फैक्टर वॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इसके ऊपर बना लीजिए बहुत सारे स्टार्स। यही वो पॉइंट है, यही वो जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है नीट में, और बच्चों को नहीं घुसता है ये दिमाग में। आज हम कोशिश करते हैं इसको आपके दिमाग में अच्छे से इम्प्लांट करने की। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? चलिए आगे देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन फ्लो ही है, ये भी जीन फ्लो ही है, पर कैसा जीन फ्लो है भाई? जो सडनली हो गया हो, सडनली हुआ हुआ जीन का चेंज, या जीन का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मतलब इंडिविजुअल का सडनली किसी वजहों से, जैसा कि बाय चांस चले जाना, एक्सीडेंटली चले जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट।
चलो अब इसमें देखते हैं कि एक यहाँ पे पिक्चर है, उसको लेके देखते हैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं। देखो पॉपुलेशन, ये इसमें समझ आ रहे हैं तुम्हें, कलर समझ में आ रहे हैं, ये वाले ब्लैक मिक्स है और ये 2 रेड है, ठीक है। बाय चांस इन चींटियों के ऊपर पैर रख दिया किसी ने, एक हाथी ने पैर रख दिया इनके ऊपर, और बाय चांस ये ब्लैक वाली सारी मर गई ऑलमोस्ट, आपके पास मोस्टली कौन सी बची? एक बची है, ये तो वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगी इनके कंपैरिजन में। आपके पास कौन सी बची है? रेड बची है सारी। तो क्या हुआ? जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। पॉपुलेशन जो अभी तक थी वो बाय चांस, बाय एन एक्सीडेंट सडनली खत्म हो गई, और जो नई आई है आपके पास, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या हुआ है? तो ये भी जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, चलो उसके अंदर बताएंगे, फाउंडर इफेक्ट के अंदर। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या हो जाता है? अच्छा, एक चीज और याद रहे प्लीज जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, कि ये स्मॉल पॉपुलेशन में होगा, जस्ट ऑपोजिट टू हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। ये स्मॉल पॉपुलेशन में होगा, ये लार्ज पॉपुलेशन में नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में ही हो सकती है इस तरह की सडन चीज़ें, इस तरह की एक्सीडेंटल चीज़ें। बहुत लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं कर सकती ये वाली चीज़। समझ रहे हैं आप बात को? आइए देखते हैं। अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जिसकी वजह से एकदम से सडन चेंज आ गया है किसी पॉपुलेशन के अंदर, या यूं कहते हैं कि किसी किसी एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो उसकी वजह से जो एक इफेक्ट होता है, एक चीज, एक फिनोमिनन होती है यहाँ पे, उस फिनोमिनन को हमने बोला है फाउंडर इफेक्ट। अब फाउंडर इफेक्ट क्या है? सपोज कीजिए एक पॉपुलेशन थी यहाँ पे इंडिया में, उसमें से कुछ लोग आगे चले गए, उसमें से कुछ लोग कहाँ पे चले गए? ऑस्ट्रेलिया जाके रहने लगे। कुछ लोग एक पर्टिकुलर स्पीशीज में से, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से ऑस्ट्रेलिया जाके रहने लगे, जिनके जैसा ऑस्ट्रेलिया में पहले से कोई नहीं था बिल्कुल भी। आप समझ रहे हैं बात को? एक पॉपुलेशन में से, एक स्पीशीज में से कुछ मेंबर्स जाके बहुत दूर रहने लगे, एक पूरा छोड़ के एक अलग आइलैंड पे जाके रहने लगे, अलग कंट्री में जाके रहने लगे, वहाँ जहाँ उनके जैसा पहले कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था। तो वो वहाँ के फाउंडर स्पीशीज कहलाएंगे, और उनका वहाँ पे स्पेशिएशन होना, उस स्पीशीज का वहाँ पे बस जाना, और फिर आगे जनरेशन टू जनरेशन और पैदा होने के बाद एक नई स्पीशी तैयार हो जाना उस एरिया में, ये कहलाता है फाउंडर इफेक्ट। और ये फाउंडर इफेक्ट के बारे में 2 चीज़ें जान लें, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है और न्यूली फॉर्म्ड पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स न्यूली की तो बात ही हो रही है, बात यह है कि ये स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हुआ है, यहाँ से लोग वहाँ गए, मतलब जीन्स माइग्रेट हुई, अचानक से गए, किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से गए, किसी एक्सीडेंट की वजह से गए, कोई बाढ़ आई थी पानी में, कुछ लोग उधर चले गए, वापस नहीं आ पा रहे हैं, और उनके जैसा वहाँ कोई और स्पीशीज नहीं है, या फिर है भी तो उन्होंने आगे नई तरह की जनरेशन्स पैदा की हैं वहाँ पे ब्रीड करके, तो वहाँ एक नई स्पीशीज तैयार हो गई, और ये बन गया आपका क्या? फाउंडर स्पीशीज या फाउंडर पॉपुलेशन है वो। इस पूरी फिनोमिनन को हमने बोला है फाउंडर इफेक्ट। तो ये बात क्लियर हो गई। 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिस्टर्ब करते हैं हार्डी-वीनबर्ग के इक्वेशन को? पहला क्या था? जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, हम बता चुके हैं। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सडन होता है, बाय चांस होता है, एक्सीडेंटल होता है, नेचुरल क्लैमिटी की वजह से हो सकता है। तीसरे नंबर पे था हमारा म्यूटेशन, चौथे नंबर पे था नेचुरल सिलेक्शन, 5वें नंबर पे था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं विच डिस्टर्ब दी हार्डी-वीनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो चलो फटाफट से इन पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको किस तरह से उसको ब्रेक करना है। आइए, क्वेश्चन है ये, नीट 2024 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट दी हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम? अफेक्ट नहीं करेगा, अफेक्ट करेगा नहीं, ये इस पे मत जाए जो चीज़ अफेक्ट करे, अफेक्ट नहीं करेगा। आ जाइए, जीन माइग्रेशन अभी पढ़ाया, अफेक्ट करता है। कांस्टेंट जीन पूल, नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट, चेंज ही नहीं आ रहा है, कोई कांस्टेंट है चीज़, तो आंसर यही हो जाएगा, कांस्टेंट जीन पूल। देख लेते हैं तीसरी चीज़ में क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये तो ऑलरेडी है। चौथा क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी ऑलरेडी है। तो कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है? इसके वाइस वर्सा भी हो सकता था क्वेश्चन, कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज,
कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से फाउंडर इफेक्ट हुआ? नीट 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहला ही आंसर मिल गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट है जो फाउंडर इफेक्ट को लीड करता है। बाकी तो नेचुरल सिलेक्शन या तो नहीं है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, म्यूटेशन नहीं है। तो और बहुत सारे PYQs हैं, आप खुद से कोशिश कीजिए बनाने की। जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आपसे, यू कैन सेंड मी द डाउट। और मुझे उम्मीद है अभी आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी इस वाले पार्ट पे। न्यूमेरिकल वाला पार्ट अभी बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।